नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हग कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में साइंस सेट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग साइंस का सेट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला सेट फिजिक्स था जिसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा जो सेट था वो केमिस्ट्री का था 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर उन दोनों सेट को नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें भी देख लें। तो चलिए आज हम लोग जो है साइंस सेट 3 यानी बायोलॉजी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन की, बी है अकार्बनिक लवण की, सी है ग्लूकोज एवं वसा की, डी है जल की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी जल की। तो रक्त जो 2 भाग में डिवाइड है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिका है। तो प्लाज्मा में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो जल पाया जाता है। और ये कितना पाया जाता है, तो ये 90% जो है जल पाया जाता है। और प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में 7% पाया जाता है। और लवण जो है वो 0.9% जो है पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल, यानी जल जो है 90% सिर्फ जल ही पाया जाता है प्लाज्मा में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त है, पहला ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, बी है वास्तविक संयोजी ऊतक, सी है कंकाल ऊतक और डी है एपिडोज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त जो होता है ये एक क्षारीय है, रक्त अम्ल नहीं होता है, रक्त एक क्षारीय होता है। और इसका जो पीएच, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगर कोई पूछे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और रक्त क्या होता है, एक प्रकार का क्षारीय होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है। ऑप्शन है ए नंबर हिपेरिन, बी है होमोग्लोबिन, सी है प्रोथ्रोम्बिन और डी है फाइब्रिनोजिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। रक्त जो लाल दिखने का जो कारण है वो एक प्रकार का जो उसमें जो है एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी वर्णक, यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो है लाल दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, बी है अग्न्याशय ग्रंथि, सी है पिट्यूटरी ग्रंथि और डी है अंडाशय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये माथा के यानी कपाल में पाया जाता है और इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, बी है हैरोल्ड यूरेको, सी है सिडने फॉक्स को और डी है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी आनुवांशिकता का जो पिता जो कहा जाता है वो जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। कह रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य का जो दांत है उसका सबसे ऊपरी परत क्या है। ऑप्शन ए है डेंटाइन, बी है इनामेल, सी है मज्जा गुहा, डी है अस्थि। अस्थि यानी हड्डी को बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी इनामेल, यानी मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनामेल। और इनामेल जो होता है ये जो वाइट तरह का नहीं होता है दांत में, इसी को इनामेल कहा जाता है। और ये चमकीला होता है और ये किसका बना होता है, ये बना होता है फॉस्फोरस और कैल्शियम का।
तो याद रखिएगा, मनुष्य के दांत का जो सबसे ऊपरी परत है ये इनामेल है और यह फास्फोरस और कैल्शियम का बना होता है। और पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे कठोर भाग क्या है, तो ये इनामेल ही है। यानी दांत का जो ये परत इनामेल जो होता है ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो क्वेश्चन हम लोग का था मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो आंसर होगा बी नंबर यानी इनामेल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका का कौन सा वो भाग है जिसमें सजीवों का जो है सारा गुण विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए है जीव द्रव्य, बी है कोशिका झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति और डी है इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य जो एक प्रकार का द्रव्य है, इसमें जो है सजीव का जो है सारा गुण जो है इसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर। और ये कोशिका जो भित्ति है ये जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखना, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में, यानी मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था हम लोग का कि सारा गुण, तो इसका ए नंबर हो गया यानी जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। बोल रहा है कि मनुष्य का जो आहार नाल है उसका लंबाई कितना होता है। ए नंबर है 2 से 4 मीटर, बी है 8 से 10 सेंटीमीटर, सी है 8 से 10 मीटर और डी है 1 से 2 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हम लोग का है वो है सी नंबर यानी 8 से 10 मीटर। अगर कोई पूछे कि मनुष्य का जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितना होता है, तो उसका लंबाई जो है 8 से 10 मीटर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो सी नंबर यानी 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य में जो पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन ए है मुख गुहा से, बी है ग्रास नली से, सी है आमाशय से और डी है यकृत से। तो क्वेश्चन नंबर का 9 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा यानी मुख गुहा से। यानी मनुष्य में जो पाचन की जो क्रिया जो शुरू होती है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ए नंबर यानी मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसका रक्तचाप सामान्य स्थिति में कितना होना चाहिए। ए नंबर है 80/120 mmHg, बी है 120/80 mmHg, सी है 160/100 mmHg और डी है 100/160 mmHg। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा हम लोग का वो होगा बी नंबर यानी 120/80 mmHg। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है 120/80 mmHg। और ये जो रक्तचाप जो मापा जाता है ये जो है स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र होता है, उसी से रक्तचाप को मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर तो हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। बोला कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कौन सा अंग होता है। ए नंबर है हरित लवक, बी है पत्ती, सी है स्टोमाटा और डी है जड़। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी हरित लवक। हरित लवक जो है ये पत्तियों में पाया जाता है और ये हरा कलर का होता है, जिसके कारण पत्ती भी क्या होता है हरा रंग, और ये जो है प्रकाश संश्लेषी का एक अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ए नंबर यानी हरित लवक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन ए है परिवहन, बी है भोजन रसदानी, सी है कुटपाद और डी है केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी कुटपाद। यानी अमीबा जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण जो करता है वो कुटपाद के द्वारा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है।
पूछ रहा है कि वायुमंडल जो है, इसमें तो वायुमंडल में तो बहुत तरह का गैस पाया जाता है। इसमें पूछ रहा कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में। ए नंबर है 0.3%, बी है 0.003%, सी है 0.21% और डी है 0.03%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हम लोग का डी है, यानी 0.03%। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल का कितना परसेंट पाया जाता है, मात्र 0.03% ही पाया जाता है। तो आंसर हम लोग का 13 का क्या है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा जो पादप जो करता है उनमें कौन सी क्रिया नहीं होता है। ए नंबर है पानी का टूटना, बी है CO2 का मुक्त होना, सी है ऑक्सीजन का मुक्त होना और डी है CO2 का उपयोग होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी CO2 का मुक्त होना। CO2 छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन को जो है छोड़ता है, यानी मुक्त होता है। और पानी का टूटना, ये तो तीनों होता है, जबकि CO2 का मुक्त नहीं होता है, बल्कि CO2 का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गर्हनी भाग है। ए नंबर है छोटी आंत का, बी है मुख गुहा का, सी है आमाशय का और डी है बड़ी आंत का। तो इसका जो राइट आंसर होगा गर्हनी का वो होगा ए नंबर, यानी छोटी आंत का। गर्हनी जो है एक भाग किसका है, छोटी आंत का है। तो मैं बता दूं कि छोटी आंत जो है 3 भाग में बटा हुआ है। एक गर्हनी होगा, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो गर्हनी भी किसका एक भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ए नंबर है एमिनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है ग्लूकोज और डी है सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इससे जो क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है, इससे हमको ऊर्जा मिलता है। तो क्वेश्चन में था इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करता है। तो कोशिका जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो करता है यूज, वो ग्लूकोज को करता है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ए नंबर है दहन, बी है विघटन, सी है संश्लेषण और डी है परिवर्तन। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी विघटन। यानी श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। कि मनुष्य अगर सांस ले रहा है और जो छोड़ता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है श्वसन, बी है निश्वसन, सी है निश्वसन और डी है श्वासोच्छ्वास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी मनुष्य जो सांस लेता है और जो छोड़ता है, इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो 18 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। बोल रहा है कि पौधों में जो गैस का जो आदान प्रदान होता है ये किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जड़, बी है रंध्र, सी है तना और डी है टहनी। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, रंध्र। और ये रंध्र जो है पत्ती में पाया जाता है, जो छिद्र छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी के द्वारा रंध्र जो है छिद्र की तरह होता है, उसी के द्वारा पौधे क्या करता है, गैसों के आदान प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। बोला निःश्वास द्वारा जो निकली वायु रहती है उसमें क्या रहता है। ए नंबर है CO2, बी है O2, सी है पायरुवेट और डी है नाइट्रोजन। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2।
जो निःश्वास जो होता है उसमें क्या रहता है वायु में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन किस तरह होता है? ए नंबर है परासरण द्वारा, बी है चालनी नलिकाओं द्वारा, डी है विसरण द्वारा और डी है जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर यानी सी नंबर है, यानी विसरण द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जो शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन किस प्रकार का होता है? तो विसरण के द्वारा जल का परिवहन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो सी नंबर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? बोल रहा है फ्लोएम को जो खाद्य पदार्थों को जो परिवहन जो होता है पौधों में वो किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है कि केवल नीचे की ओर होता है, बी नंबर है केवल ऊपर की ओर होता है और सी है ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है और डी है इनमें कोई नहीं। तो बता दूं कि फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है पौधों में वो जो होता है ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, यानी 22 का जो आंसर होगा वो सी नंबर यानी ऊपर और नीचे दोनों ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा होती है? बोला कि जल और घुलनशील जो लवण जो पौधा का जो जड़ यानी मूल रोम जो होता है नीचे तना से नीचे से जो पत्तियों तक जो पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा मतलब पहुंचाया जाता है, कौन सी क्रिया द्वारा? ए नंबर है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है कार्टेक्स और डी है मूल रोम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी पौधा जो है जल और घुलनशील लवण को जो जड़ से जो पत्तियों तो किसके द्वारा किस ऊतक के द्वारा पहुंचाता है? तो वो जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर शिराएँ है, बी है धमनियों है, सी आलिंद है और डी निलय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धमनियों, यानी शुद्ध जो ऑक्सीजन जो होता है उसको रक्त को जो हृदय से जो शरीर के विभिन्न भाग में जो लेने वाला जो रक्त वाहिनियों लगता है वो किसके द्वारा लेगा जाता है? धमनियों के द्वारा। और अशुद्ध रक्त को अंग से हृदय की ओर कौन लाता है? तो वो लाता है शिरा के द्वारा। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन में था शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर की ओर, तो आंसर होगा बी नंबर। और बोलेगा कि अशुद्ध रक्त को अंग से हृदय की ओर कौन लाता है? तो वो लाता है शिरा के द्वारा। तो हम लोग का 24 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का है हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। ए नंबर है हृदय संकुचन, बी है सिस्टोल, सी है डायस्टोल और डी है तालबद्ध संकुचन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी डायस्टोल, यानी हृदय के वेशमों का जो शिथिलन होता है ना उसको कहा जाता है डायस्टोल। और हृदय का जो वेशमों का जो संकुचन जब पूछा जाए हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो डायस्टोल कहलाता है। और हृदय के वेशमों का संकुचन क्या कहलाता है? तो वो सिस्टोल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सिस्टोल। अगर क्वेश्चन रहे कि हृदय के वेशमों का संकुचन क्या कहलाता है? तो सिस्टोल। लेकिन क्वेश्चन है कि हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो वो होगा डायस्टोल, यानी 25 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ए नंबर है ग्लूकोज, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन और डी है सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर यानी सुक्रोज, यानी पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है आदान प्रदान जो होता है वो जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 27 है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है एथिलीन, बी है ऑक्जीन, सी है जिबरेलिन्स, डी है ऑक्जीन एवं जिबरेलिन्स।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी एथिलीन। तो क्वेश्चन था फल पकाने के लिए प्रयुक्त कौन होते हैं, तो वो एथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी है मेडुला, सी है सेरिबेलम, डी है डाईएनसेफलॉन। तो क्वेश्चन 28 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी मेडुला। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो वो मेडुला करता है। तो 28 का आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से और डी है इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी हार्मोन जो स्रावित होता है, स्रावित जो होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो 29 का आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है विल्सन द्वारा, बी है लैंगरहैंस की द्विकाओं द्वारा और सी है अंडाशय द्वारा और डी है थायराइड द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी अंडाशय द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है अंडाशय द्वारा। और विल्सन से क्या स्रावित होता है, विल्सन से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो विल्सन से स्रावित होता है। और अंडाशय जो ये जो पाया जाता है ये महिलाओं में होता है और विल्सन जो होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन था एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो अंडाशय से स्रावित होता है। और विल्सन से क्या स्रावित होता है, तो विल्सन से टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो विल्सन से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकोश में पाए जाते हैं। ए नंबर है दलपुंज, बी है स्त्रीकेसर, सी है बरहा दल और डी है परागकण। तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर यानी परागकण। तो परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अलैंगिक जनन की इनमें कौन कौन विधि है। तो ऑप्शन ए है विखंडन, बी है मुकुलन, सी है बीजाणु जनन और डी है इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो होगा डी यानी इनमें सभी। तो अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन है, एक विखंडन है, मुकुलन है और बीजाणु जनन। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में जो है ना ही शुक्राणु और ना ही अंडाणु ये दोनों क्या करता है, भाग नहीं लेता है। तो अलैंगिक जनन की विधि ये तीनों हो गए, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु जनन यानी इनमें सभी। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। ए नंबर है वर्तिका, बी है परागकोश, सी है वर्तिकाग्र और डी है परागनली। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी परागकोश। तो पुंकेसर का जो अग्रभाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। ऑप्शन ए है जायगोट, बी है अंडाणु, सी है शुक्राणु और डी है वीर्य। तो क्वेश्चन 34 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी जायगोट। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। और अंडाणु तो ये तो महिला में पाया जाता है और शुक्राणु क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है पुरुषों में। और वीर्य तो ये तो पुरुष में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का क्या आंसर हुआ, तो वो हुआ ए नंबर यानी जायगोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडा से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है 14वें दिन, बी है 28वें दिन और सी है 20वें दिन और डी है 30वें दिन।
तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी 14वें दिन। तो स्त्रियों के मासिक चक्र में ये जो एक परिपक्व जो अंडा जो होता है, उसे अंडा जो रिलीज होता है बाहर जो निकलता है वो 14वें दिन जो निकलता है। और मासिक चक्र जो पूरा जो साइकिल चलता है वो कितने दिन चलता है? वो चलता है 28 दिन। क्वेश्चन में था कि मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है, तो वो 14वें दिन जो है बाहर निकलता है। तो 35 का आंसर राइट, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है एड्स, बी है गिनोरिया, सी है टाइफाइड और डी है सिफिलिस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी टाइफाइड। तो लैंगिक जनन संचारित रोग इन चारों में से कौन नहीं है? तो वो टाइफाइड नहीं है। बाकी जो एड्स है और गिनोरिया और सिफिलिस, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक प्रकार का लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बागीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए साधारण मटर, बी उड़हुल और सी है गुलाब और डी है सहतूत। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी मेंडल जो एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अनुवांशिकी जो दिया था, पिता का आया था, अनुवांशिक का पिता का आया था मेंडल को। तो उन्होंने जो बागीचे में जो प्रयोग जो किया था वो साधारण मटर पौधे का प्रयोग में चयन किया था। तो 37 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए है जीवाश्म विज्ञान, बी है भ्रूण विज्ञान, सी है जीव विज्ञान और डी है आनुवंशिकी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकता या विभिन्नता जो अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है आनुवंशिकी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? ए नंबर है घास, मछली तथा मेंढक, बी है शैवाल, घास तथा ग्रास हॉपर और सी है घास, बकरी तथा मनुष्य और डी है गेहूं, आम तथा मनुष्य। 39 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी आहार श्रृंखला जो बनाता है वो बनाता है घास पहले, फिर बकरी, फिर मनुष्य। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा था कि आहार श्रृंखला कौन बनाता है, तो आंसर होगा सी नंबर, यानी घास, बकरी तथा मनुष्य। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो भी देख लेते हैं क्या है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। पूछ रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होता है? ए नंबर उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता और डी है तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। यानी वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो होता है वो एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में जो है शाकाहारी जो है उसमें जीव आता है। तो हिरन जो प्राथमिक उपभोक्ता, या क्वेश्चन तक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं तो क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो हम लोगों ने अभी जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी का था हम लोग ने एक एक करके देखे और उसके बारे में कुछ जो है डिटेल के बारे में भी पढ़े। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो हम लोग अभी जो 40 क्वेश्चन ये किस तरह टाइप का था क्वेश्चन था और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, इसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।